कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कौशलपुरी राज्य के एक छोटे से गांव में विक्रम सिंह और अभय सिंह नाम के दो युवक रहा करते थे। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। विक्रम सिंह सोचता, काश मेरे पास अपार धन संपत्ति होती तो मैं अपना जीवन खूब ठाठ से व्यतीत करता। दूसरी ओर अभय सिंह सोचता, मेरा एक छोटा सा घर और एक छोटा सा परिवार हो। एक दिन विक्रम सिंह अपने दोस्त अभय से बोला, मित्र, हमारे गांव में कुछ नहीं रखा है। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं एक पल भी इस गांव में नहीं रहूंगा। मैंने ये गांव छोड़कर राजधानी जाने का फैसला कर लिया है। अगर तूने साथ चलना है तो बोल, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तो अभय बोला, बचपन का मित्र इस तरह चला जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और फिर मैं तुम्हारे बिना इस गांव में रहकर करूंगा भी क्या। फिर अगले दिन दोनों सुबह होते ही राजधानी के लिए निकल पड़े। विक्रम बोला, तूने सोचा भी है कि हम राजधानी में जाकर काम क्या करेंगे? दोस्त, राजधानी बहुत बड़ा नगर है। मुझे आशा है कि हम वहां पहुंचकर अपने लायक कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। दिन भर लगातार चलते चलते जब दोनों राजधानी कौशलपुरी में पहुँचे तो उस समय रात्रि का समय था। वे बोले कि अब यहाँ पहुंचकर हमें सबसे पहले रात बिताने का कोई प्रबंध करना है। दोनों नगर में पहुँचे तो चकित रह गए। सारे नगर में सन्नाटा व्याप्त था। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक शमशान घाट की भांति वीरानता नजर आती थी। विक्रम सिंह बोला, ये सब क्या है? सारा नगर एकदम वीरान पड़ा हुआ है। कोई भी प्राणी नजर नहीं आ रहा। नगर में फैले इस सन्नाटे का क्या कारण हो सकता है? आओ चलो पता करते हैं। दोनों ने जब एक घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? परदेसी हैं, दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, दरवाजा नहीं खुलेगा, आगे जाओ। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खुलवाने का प्रयास किया, मगर अजीब बात है, कोई दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं था। अभय सिंह बोला, क्या हो गया है यहाँ के लोगों को? इस बात में कोई गहरा ही रहस्य है। आओ हम इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। अभय तेजी से एक दरवाजे के समक्ष पहुंचा और उसे जोर जोर से खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? अभय बोला, देखिए महोदय, हम इस नगर में परदेसी हैं, बहुत दूर से चलकर आए हैं। रात गुजारने के लिए हमें स्थान चाहिए। अंदर से आवाज आई, क्षमा करना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। इस नगर में भोर होने से पहले किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुल सकता। अभय सिंह बोला, ठीक है, हम चले जाते हैं, परंतु कृपया करके हमें ये तो बता दीजिए कि इस नगर में ऐसा क्यों होता है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद आवाज फिर आई, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम दाईं तरफ वाली खिड़की पर पहुँचो। खिड़की एक वृद्ध व्यक्ति ने खोली और वह बोला, तुम इस नगर में नए हो, इसलिए नहीं जानते कि सूर्यास्त होते ही यहाँ की गलियों पर मौत का राज्य हो जाता है। मौत का राज्य? हाँ, मौत का राज्य, जिसका राजा है तड़िता। ये तड़िता कौन है? एक भयंकर नरभक्षी राक्षस। वे हर रात किसी अजनबी परदेसी का वेश बदलकर आता है और लोगों से परदेसी होने की दुहाई देकर शरण मांगता है। जिस भी घर ने उसे शरण दे दी, समझो उस घर में रहने वाला पूरा परिवार
उसका ग्रास बन जाता है। तड़िता चालाक और वेश बदलने में इतना माहिर है कि राज सैनिकों के लाख प्रयत्न करने के बाद भी वे आज तक किसी के हाथ नहीं आया। पूरा नगर उस राक्षस के प्रकोप से इतना भयभीत है कि सूर्यास्त से पहले ही पूरा नगर अपने अपने घरों में दुबक जाता है। राज्य के न्याय प्रिय महाराज कौशल सेन उस राक्षस के प्रकोप से इतने परेशान हैं कि उन्होंने यह घोषणा तक कर डाली है कि जो भी व्यक्ति तड़िता को मारेगा वे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसे आधा राजपाट सौंप देंगे। मैंने तुम्हें कारण बता दिया है, अब तुम लोग आगे जा सकते हो। धन्यवाद बाबा। फिर वृद्ध ने खिड़की बंद कर ली। अभय सिंह बोला, लगता है इस नगर में हमें रात गुजारने की कोई जगह नहीं मिल सकती। ठीक उसी पल दोनों अपने पीछे एक आवाज सुनकर उछल पड़े। आपको रात गुजारने के लिए जगह चाहिए ना? आप कौन? मुझे सज्जन सिंह कहते हैं। पास ही मेरा घर है। मैंने जब आपको रास्ते पर बैठे देखा तो मेरा हृदय पसीज गया। आप दोनों मेरे साथ आइए। मेरी कुटिया में आप आराम से रात भर रह सकते हो। वे दोनों उसके पीछे चलने लगे और सोचने लगे, कितना सज्जन व्यक्ति है। राक्षस के खतरे के होते हुए भी हमें बुलाने अपने घर से बाहर आ गया। ठीक उसी क्षण एक विचार अभय के मन में बिजली की भांति कौंध गया। यह कहीं राक्षस तो नहीं? दूसरे ही क्षण वह हलक फाड़ कर चीख उठा, रुक जाओ विक्रम, ये मनुष्य नहीं राक्षस है। अब दोनों अपनी अपनी तलवार संभाले राक्षस के सामने खड़े थे। राक्षस का हाथ विक्रम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण बिजली की सी फुर्ती से अभय ने वार कर दिया। दूसरे ही पल राक्षस की चिंगार से वातावरण गूंज उठा और दोनों मित्र चिल्लाने लगे, हमने राक्षस को मार डाला। तुरंत ही सारे नगरवासी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और बोलने लगे, राक्षस मारा गया। कितने अद्भुत वीर होंगे वे दोनों जिन्होंने राक्षस को मारा है। फिर लोगों ने दोनों को कंधों पर उठा लिया और बोलने लगे, विक्रम सिंह और अभय सिंह की जय। दोनों को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा उनसे बोला, हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने उस भयंकर नरभक्षी राक्षस को मारकर हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा एहसान किया है, परंतु इसके साथ ही तुम दोनों ने हमें एक विकट धर्म संकट में डाल दिया है। क्योंकि राक्षस को तुम दोनों ने मारा है, इसलिए नियम के अनुसार पुरस्कार दोनों को ही मिलना चाहिए। परंतु समस्या यह है कि हमने पुरस्कार की घोषणा मात्र एक व्यक्ति के लिए ही कर रखी थी। राक्षस को मारने का पुरस्कार है मेरा आधा राजपाट और मेरी पुत्री कनकलता से विवाह। अब तुम दोनों सोच लो, तुम में से एक ही व्यक्ति ये पुरस्कार लेना चाहता है या आपस में बांटना चाहते हो। राजा की बात सुनकर दोनों सोच में डूब गए। विक्रम सिंह सोचने लगा, आधा राज्य यानी अपार धन संपत्ति, सैकड़ों नौकर चाकर। इससे पहले कि अभय आधा राज्य मांग बैठे, मुझे राजा को अपनी इच्छा बता देनी चाहिए। दूसरी तरफ अभय सोच रहा था, सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लेता हूँ, मेरा सपना सच हो जाएगा। विक्रम सिंह पहले ही बोल उठा, महाराज मुझे तो आधा राजपाट चाहिए। फिर महाराज ने अभय से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? महाराज, मेरे मित्र की इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं राजकुमारी से विवाह करके ही संतुष्ट रहूंगा। राजा ने अपना निर्णय सुना दिया। ठीक है, हम विक्रम सिंह को अपना आधा राजपाट देते हैं और अभय सिंह के साथ अपनी पुत्री कनकलता के विवाह की घोषणा करते हैं। धन्यवाद महाराज।
अगले ही दिन विक्रम सिंह को आधा राजपाट सौंप दिया गया। विक्रम सिंह बहुत खुश था। अब मैं आधी कौशलपुरी का राजा हूँ, वाह। और दूसरी तरफ अभय सिंह के साथ राजकुमारी कनकलता का विवाह कर दिया गया। राजकुमारी का सौंदर्य देखकर विक्रम सिंह हतप्रभ सा खड़ा था और सोच रहा था, कितनी सुंदर है राजकुमारी। अगर राज्य मिलने के साथ साथ इसके साथ मेरा विवाह भी हो जाता तो मैं धन्य हो जाता। कुछ समय पश्चात ही कनकलता ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। अभय सिंह का जीवन खुशियों से भर उठा और विक्रम सिंह जब भी कनकलता को देखता तो यह सोचता, काश ये मेरी पत्नी बन सकती। एक दिन विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में पहुंचा। तभी उसे आवाज आई, बचाओ बचाओ। आवाज नदी के किनारे से आ रही थी। जब विक्रम सिंह वहां पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर चकित रह गया। ओह, ऋषिवर को तो मगरमच्छ ने जकड़ रखा है। विक्रम सिंह ने उस मगरमच्छ पर अपनी तलवार से वार किया और उसे मार डाला। इस तरह से उसने ऋषिवर के प्राण बचाए। ऋषिवर बोले, तुमने हमारे प्राण बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। ऋषिवर, यह तो मेरा कर्तव्य था। ऋषि बोले, हम खुश होकर तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। यह लो माला, इस माला को अपने गले में पहन लो। यह चमत्कारी माला है। इसे पहनकर तुम जब चाहो जहाँ चाहो अपना रूप बदल सकते हो। धन्यवाद ऋषिवर, अब मैं चलता हूँ। विक्रम सिंह जल्द ही अपने सैनिकों के साथ आ मिला और सोचने लगा, राजमहल पहुंचकर मैं ऋषि द्वारा दी गई इस विद्या की जांच करके देखूंगा। राजमहल पहुंचकर विक्रम सिंह ने मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः महारूपायिनी शक्तिदायिनी, और कुछ देर में ही उसने अपना वेश बदल लिया। विक्रम सिंह का रूप अभय सिंह के रूप में बदल चुका था। वह बोला, अद्भुत, ये तो सचमुच मेरा रूप बदल गया। अब विक्रम सिंह तो मैं हरगिज नहीं लगता। अब मैं अपने इस रूप का उपयोग अपने किसी भी कार्य के लिए कर सकता हूँ। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, ओह, क्या मैं इस विद्या द्वारा राजकुमारी कनकलता को पा सकता हूँ? फिर वो दोबारा विक्रम सिंह बन गया और सोचने लगा, हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके लिए तुम्हें पूरी योजना बनानी होगी, अपने आप को खत्म करना होगा। बोल, कर सकेगा ऐसा? विक्रम सिंह खुद से बोलने लगा, हाँ हाँ, मैं कनकलता को अपनी बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले ही दिन विक्रम सिंह महाराज के पास गया तो महाराज बोले, ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मैं ठीक बोल रहा हूँ महाराज। राजयोग से मेरा हृदय भर चुका है। अब मैं अपना राज्य अपने मित्र अभय सिंह को भेंट करके जंगल में जाकर तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। तभी अभय सिंह वहाँ आया और बोला, लेकिन विक्रम, लेकिन कुछ नहीं मित्र, मैंने अटल निर्णय ले लिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आखिर सबको विक्रम सिंह की हट के आगे झुकना पड़ा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। मेरी एक इच्छा यह भी है मित्र कि तुम स्वयं मुझे वन में छोड़कर आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र। दोनों एक रथ पर सवार होकर घने जंगलों की तरफ चल पड़े। घने जंगल में पहुंचकर विक्रम सिंह सोचने लगा, यही अवसर है कुछ कर गुजरने का, और उसने एक खंजर निकाला। तो अभय सिंह बोला, ये तुम्हारे हाथ में खंजर किस लिए दोस्त? इससे पहले कि अभय सिंह कुछ समझ पाता, विक्रम सिंह उस पर खंजर से कई वार कर चुका था। बेचारा अभय सिंह अगर कनकलता से विवाह ना करता तो आज उसके प्राण यूं व्यर्थ ना जाते। फिर उसने अभय सिंह के मृत शरीर को रथ से नीचे धकेल दिया और
रथ को वापस राजमहल की तरफ दौड़ा दिया और वह सोचने लगा अब कनकलता मेरी होगी, क्योंकि अब राजमहल में विक्रम सिंह नहीं अभय सिंह ही पहुंचेगा। जब वह महल पहुंचा तो कनकलता बोली, छोड़ आए विक्रम सिंह को? हाँ, जाकर मुंह हाथ धो लीजिए, इतने में दासियों से कहकर आपके लिए खाना लगवाती हूँ। ठीक है। खाना खाते हुए अभय बना हुआ विक्रम सोचने लगा, आखिर मैंने तुझे पा ही लिया कनकलता। और वह कनकलता को देखे जा रहा था। कनकलता बोली, इस तरह मेरे चेहरे को क्या देख रहे हो जी? खाना खाइए ना। आपको अपने मित्र विक्रम सिंह की याद नहीं आती? उफ, छोड़ो भी उस विक्रम सिंह का किस्सा। तुम भी इस समय क्या बेकार की बात लेकर बैठ गई। अभय सिंह बना विक्रम फूला नहीं समा रहा था। विक्रम सिंह सोचने लगा, साधु द्वारा दी गई विद्या के बल पर मैंने कनकलता जैसी रूपसी को पा लिया और अपनी योजना के बल पर यह राज्य भी। सचमुच मुझ जैसा बुद्धिमान संसार में दूसरा नहीं है। विक्रम सिंह अभय तो बन गया था, परंतु उसमें अहंकार अभी पहले वाला ही था। वह बोला, इस दासी ने हमारे खाने में नमक ज्यादा डाला है, इसे ले जाकर 20 कौड़े लगाओ। कनकलता बोली, ये आपने क्या किया? एक साधारण सी भूल का इतना बड़ा दंड? तुम नहीं समझोगी प्रिय, अगर छोटे लोगों की गलतियों को यूं ही क्षमा करते रहे तो ये सिर पर चढ़ जाएंगे। वह बात बात पर पहले की तरह चिढ़ उठता था। तभी उसकी बेटी दौड़कर आई और अपने पिता की गोद में बैठ गई। तो वह बोला, ऊपर कहाँ चढ़ी आ रही है, पीछे हट। कनकलता सोचने लगी, इन्हें क्या हुआ है? ये पहले तो ऐसे कभी नहीं थे। इनके बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। एक दासी कनकलता से बोली, महारानी तुम कुछ उदास उदास सी दिख रही हो, क्या कारण है? कुछ खास कारण तो नहीं है दासी। आजकल रूपा के पिताजी हर समय कटे कटे से रहते हैं। चिड़चिड़े इतने हो गए हैं कि बात बात पर बिगड़ उठते हैं। ओह, तो ये समस्या है। आजकल नगर में एक पहुँचे हुए महात्मा आए हुए हैं। वे आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है दासी, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। और रानी यह कहकर महात्मा के पास चली गई। अगले दिन विक्रम सिंह अकेले बैठा हुआ था और सोच रहा था, अच्छा हुआ सब चले गए, आज मुझे एकांत की अत्यधिक आवश्यकता थी। तभी एक नकाबपोश उसके सिर पर आ खड़ा हुआ। वह घबराकर बोला, कौन हो तुम? मुझे अपनी मौत समझ अभय सिंह, मैं अपने उस पिता के हत्या का तुझसे बदला लेने आया हूँ जिसकी तूने हत्या कर दी थी। हत्या? हाँ अभय सिंह, याद कर वो दिन जब मेरा बेगुनाह बाप तुझसे दया की भीख मांग रहा था, लेकिन तूने उसे भीख नहीं मौत दी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी तलवार तुझे सब याद दिला देगी दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जा। ओह, यह तो मुझे मारने पर तुला हुआ है। तभी वह सोचने लगा, इसके बापू को अभय सिंह ने मारा था। अगर मैं ये साबित कर दूं कि मैं अभय सिंह नहीं बल्कि विक्रम सिंह हूँ तो ये मुझे नहीं मारेगा। हाँ, ऐसा ही ठीक रहेगा। मुझे अपनी वास्तविकता बताकर अपने प्राण बचा लेने चाहिए। इधर नकाबपोश अपनी तलवार ऊपर उठा चुका था। मरने के लिए तैयार हो जा अभय सिंह। ठहरो, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं अभय सिंह नहीं बल्कि उसके वेश में विक्रम सिंह हूँ। ठहरो, अगर मैं तुम्हें ये प्रमाण दे दूं कि मैं अभय सिंह नहीं बल्कि विक्रम सिंह हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्यों नहीं, मेरी दुश्मनी मात्र अभय सिंह से है। मैं किसी बेगुनाह के प्राण लेने में विश्वास नहीं रखता।
ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें अभी प्रमाण देता हूँ। और वह मंत्र बोलने लगा, ओम भूर्भुवः महारूपायिनी शक्तिदायिनी। और कुछ ही पलों में विक्रम सिंह अपने वास्तविक रूप में आ गया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं अभय सिंह नहीं विक्रम सिंह हूँ। तभी जो एक आवाज आई उसने उसे उछाल दिया और वह आवाज थी महाराज की। महाराज बोले, इसके साथ साथ अब हमें भी विश्वास हो गया है कि तुम अभय सिंह नहीं बल्कि विक्रम सिंह हो। महाराज आप? हाँ मैं। तुम्हारी पोल खोलने के लिए हमें यह खेल खेलना पड़ा। अब नकाब की आवश्यकता नहीं है कनकलता, इसे उतार फेंको। तो कनकलता बोली, हाँ विक्रम सिंह, अपने पति के हत्यारे को बेनकाब करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। मैंने तुमसे बड़ा कमीना दोस्त नहीं देखा विक्रम सिंह, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। कनकलता बोली, तुम्हारे बारे में मुझे उन ऋषिवर ने सब कुछ बता दिया है जिन्होंने तुम्हें रूप बदलने का ये वरदान दिया था। कल जब मैं उन महात्मा जी के पास गई थी तो वह बोले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो पुत्री, हम अभी ध्यान लगाकर तुझे बता देते हैं कि तुम्हारा पति आजकल इतना बदल क्यों गया है। फिर महात्मा जी ध्यान मगन हो गए और जब उन्होंने आंखें खोली तो मुझे बताया, पुत्री, राजमहल में जो व्यक्ति तुम्हारा पति बनकर रह रहा है वे असल में तुम्हारा पति नहीं है, वे उसका मित्र विक्रम सिंह है। जब उसने हमारे प्राण बचाए थे तो हमने ही उसे रूप बदलने का वरदान दिया था, अतः उसका लाभ उठाकर वह तुम्हारा पति बनकर राजमहल में रह रहा है। ऋषिवर, अगर ऐसा है तो मेरा पति कहाँ है? तुम्हारे पति की विक्रम सिंह ने हत्या कर दी है। कनकलता बोली, अगर ऐसा है तो मैं उस दुष्ट को स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगी। फिर मैं सत्यता की जांच करने स्वयं नकाबपोश बनकर आई और तुम्हें असली रूप में लाने के लिए यह सब नाटक करना पड़ा। हत्यारे, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तूने दोस्ती के माथे पर कलंक लगाया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। कनकलता ने अपनी तलवार से विक्रम सिंह की गर्दन उड़ा दी और इस तरह अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। कनकलता को अपने पति की मृत्यु का बहुत दुख था, लेकिन अब वे अपनी बेटी के साथ राजमहल में रहकर अपने जीवन को बिताने लगी। धन्यवाद।